वंदे मातरम बच्चों। कक्षा 9th में अपना जो विषय चल रहा है लोकतंत्र क्या और क्यों, जिसका पिछला वीडियो अपन ने देखा था। आज उससे आगे का विषय में अपन पढ़ेंगे कि वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रमुख किन किन विशेषताओं का होना चाहिए। जैसा कि विदित है, पिछले वीडियो में अपन ने लोकतंत्र का भावार्थ समझने की दृष्टि से पढ़ा था कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि शासन का चुनाव तो जनता के द्वारा होता है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ फिर भी लोकतंत्र नहीं होता। ऐसा दुनिया में कई उदाहरणों के साथ में इस विशेषताओं का इसमें वर्णन दिया गया है। जैसे पहला उदाहरण ही दिया है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं और निर्वाचित नेताओं के हाथ में निर्णय होते हैं, वो केवल एक छलावा होता है। और आपकी इस किताब में दिया है पाकिस्तान का उदाहरण, जब 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट करके सत्ता हासिल की थी। बाद में गलत तरीके से जनमत संग्रह करके अपने शासन को एक लोकतांत्रिक बनाने की दृष्टि से उन्होंने आयाम प्रस्तुत किया, परंतु वो एक प्रकार से तानाशाही शासक था जो वास्तव में लोकतंत्र नहीं माना जा सकता है। तो लोकतांत्रिक शासन की प्रमुख विशेषताओं में पहली विशेषता होती है कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होनी चाहिए और उसको संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का संपूर्ण कार्य चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में ही होता है, तब तो वो वास्तविक लोकतंत्र माना जाता है। इसी प्रकार से दूसरी अगर प्रमुख विशेषता अपन देखते हैं तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये स्पष्ट होना चाहिए। कई बार कई देशों में उदाहरण दिया है, इसमें चीन का है, जिम्बाब्वे का है, वहाँ पर चुनाव तो होते हैं लेकिन वह चुनाव गलत तरीके से आयोजित किए जाते हैं और सत्ता के जो मुखिया होते हैं वो अपने पक्ष में जबरदस्ती मतदान करा करके लोकतंत्र का उदाहरण थोपने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रणाली चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए और उस संस्था का निर्णय ही अंतिम सर्वोपरि होना चाहिए, तब जाकर के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मान्य होंगे। इसी प्रकार से तीसरी प्रमुख विशेषता होती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समान मत देने का स्वतंत्र रूप से संवैधानिक अधिकार होना चाहिए, जो दुनिया के अनेक देशों में नहीं होता है। कहीं पर महिलाओं को अधिकार होते हैं, कहीं पर नहीं होते हैं, जबकि भारत में एक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था संवैधानिक अधिकार के रूप में स्वीकार की है। इसलिए हम भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, जबकि दुनिया के अनेक देशों में चुनाव भी होते हैं, मतदान प्रक्रिया भी चलती है, लेकिन वो सार्वभौमिक नहीं होती। कहीं पर महिलाओं को अधिकार है तो कहीं पर पूंजीपतियों को अधिकार है। वहाँ एक समान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होता है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र हम नहीं कह सकते। केवल चुनाव कराना ही लोकतंत्र का पर्याय नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र की चौथी विशेषताओं में आता है कानून द्वारा शासन का संचालन होना। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र वास्तविकता में जब माना जाएगा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जो कानून निर्धारित है
उस कानून की अनुपालना समान रूप से की जाती हो, जिसमें किसी भी प्रकार से नागरिकों की कार्यप्रणाली के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अर्थात अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े पद पर नियुक्त हो, पूंजीपति हो या आम नागरिक हो, गरीब हो, अपराध की सजा सबको समान होनी चाहिए। कानूनी दृष्टि से नागरिकों के अधिकारों में, कर्तव्यों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब तो ये माना जाएगा कि लोकतंत्र में वास्तविक रूप में कानून का शासन है। अन्यथा कई बार देखने में ये आता है कि नियम तो बना होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से जब उसका प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर भेदभाव के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। ऐसे पाकिस्तान के संवैधानिक कानूनों में भी दिखाई देता है, चीन के में भी दिखाई देता है और जिम्बाब्वे के में भी दिखाई देता है। उसके उदाहरण पुस्तक में अपन ने पढ़े हैं। और पांचवी एक विशेषता है कि लोकतांत्रिक देशों में विकासशील शासन व्यवस्था होनी चाहिए। इस विशेषता का तात्पर्य यह है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जो कार्यप्रणाली होती है वो वास्तविक रूप से लोगों के विकासशील अवधारणाओं पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात विकास की कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद में जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से लोगों के बीच में एक समानता स्थापित हो, तब तो ये माना जाएगा कि हमारा शासन विकासशील है। अन्यथा आज़ादी के ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। 50-50 वर्ष तक कई देश स्वतंत्र हुए हो गए और सत्ता में रहने वाले लोगों का तो विकास हो जाता है, लेकिन देश के आम नागरिकों की स्थिति जहाँ की त्यों बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि ये शासन विकासशील नहीं हो सकता। विकास का तात्पर्य समान अवस्था की दृष्टि से प्रत्येक दृष्टिकोण पर संपूर्ण रूप से समान भाव के साथ में उनका अधिक से अधिक प्रगति होनी चाहिए। और न्याय की दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, सभी दृष्टिकोणों से हमको विकासशील प्रवृत्तियों को निरंतर गतिशील रखना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत या लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के अंतर्गत ये जो विशेषताएं हैं ये वास्तविक रूप से होनी चाहिए। कई बार सैद्धांतिक रूप से तो ये बनी हुई होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम इनका अध्ययन करते हैं या विश्लेषण करते हैं तो इनमें काफ़ी मात्रा में विरोधाभास दिखाई देता है, जिसके उदाहरण हमने पुस्तक में देखे हैं कि जिम्बाब्वे का उदाहरण आया है, पाकिस्तान की शासन प्रणाली का उदाहरण आया है, चीन की कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था का उदाहरण आया है। ये सब लोकतांत्रिक देश तो हैं, लेकिन यहाँ की कार्यप्रणाली में वास्तविक रूप से लोकतंत्र दिखाई नहीं देता, जैसा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिखाई देता है।